चौधरी और मैं आपके सामने लेबर इंस्पेक्टर के पेपर को एनालिसिस करूंगा। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है, उसके क्या आंसर संभावित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने सोर्स जो है वो बहुत ही ऑथेंटिकेट लिया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी की, तो मैंने उसको जो बेयर एक्ट होती है, ठीक है, इसको मिनी संविधान भी आप कह सकते हैं एज इट इज, इसमें पूरे आर्टिकल्स दिए होते हैं और साथ में लक्ष्मीकांत की लिए। वही हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया है। तो फ्रेंड्स, कुछ आंसर्स हैं, बाकी ये व्यापम का पेपर है और आप जानते हैं कि व्यापम भाषालना है, उसको जो आंसर लेना है वो लेके ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद दावा आपत्तियां होंगी, फिर जो होता है आगे वो आप सब जानते हैं। ठीक, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको श्योरिटी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेबर इंस्पेक्टर का पेपर 2018 जो कि 19 अगस्त को हुआ है आपके बीच। ठीक है, तो मेरे पास सेट ए है। ठीक है, मैं बात करूंगा और इस बार हिस्ट्री की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए और कुछ डीपली क्वेश्चंस भी आए जो कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं देना चाहिए। अब मैं तो नहीं होता कोई बोलने वाला, लेकिन व्यापम क्वेश्चन है। अब जैसे बुंदेला विद्रोह दे दिया, ठीक है, छत्तीसगढ़ का भी इतिहास है अपना खुद का, उससे भी क्वेश्चन कुछ पुटअप करना चाहिए, बट इट्स ओके। वो जो क्वेश्चन देगा हमको तो वो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि वो एग्जामिनर है। ठीक है, वी आर द एग्जामिनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा हिस्ट्री से, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स वाज नोन एज ए अमित्रघात। तो फ्रेंड्स, अमित्रघात से तात्पर्य है जो अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। ठीक है, तो उसको हिस्ट्री में बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मली सबसे बन गया होगा। फ्रेंड, दशरथ, अशोक, चंद्रगुप्त भी इसके अनदर ऑप्शंस है। ठीक, तो आपको जो सबसे अच्छा जो ट्रिक होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो होता है जो ऑप्शन है उसको आप एलिमिनेट कीजिए। ठीक, तो चंद्रगुप्त के बारे में आपने पढ़ा ही है, ठीक है, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उसने ऐसी कोई उपाधि नहीं मिली उसको हटाइए। अशोक भी नहीं, देवानाम प्रिय करके उसको उपाधि मिली है, उसको भी हटाइए। दशरथ के बारे में जो अशोक के बाद राजा हुआ था मौर्य काल में, ठीक, तो आपको समझ में आएगा कि बिंदुसार जो था उसको अमित्रघात, तो एक याद भी आ जाता है ऐसे आप अगर एलिमिनेट करते जाओगे तो। सेकंड हम पढ़ेंगे रानी रुद्रमा देवी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश की थी। तो ऑप्शन है आपके पल्लव, चोल, होयसल और काकतीय। फ्रेंड्स, इसको हम लोग ने पढ़ा है हिस्ट्री की बुक में, ये काकतीय वंश से संबंधित रानी थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल परे है कि छत्तीसगढ़ के व्यापम में क्वेश्चन है और गहलोत, राठौर, कछवाहा और भाटी की क्वेश्चन यहाँ पे इसने पुटअप किया है। समझ से परे क्यों किया, बट किया है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो गहलोत इसमें जोड़ी जमाव है। ठीक है, गहलोत तो आपको बता दूं, गहलोत जो थे वो मेवाड़ के लोग थे। ठीक है, और आपका जो राठौर है वो मारवाड़ के थे और जो कछवाहा है वो आमेर के थे और भाटी लोग जो है वो जैसलमेर के थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। मैं सेट ए की बात कर रहा हूं, आपको फिर से बता दूं, जो पेपर का सेट ए है मैं उसे सॉल्व कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, मैं साथ में क्वेश्चन भी आपको बोलते जाऊंगा। ठीक है, और गहलोत आपको बता दिया तो इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे कि मैं चर्चा कर रहा था बुंदेला विद्रोह की। ठीक है, बुंदेलखंड में 1842 और 44 में बुंदेला विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन है। तो इसके ऑप्शन लिया है छत्तर सिंह, धनंजय सिंह, मधुकर शाह और जगन्नाथ शाह। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि विद्रोह एक्चुअली हुआ था लगान के बढ़ने के कारण, और उसी समय दमोह और सागर नाम के दो जिले भी बनाए गए थे। ठीक, तो लगान के वृद्धि के फलस्वरूप और जिलों को बनाकर उनमें लगान को बढ़ोतरी करने का वही कारण था, दोनों को जिलों को बनाओगे आप तो ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल कर पाएंगे अंग्रेज। तो इसके विद्रोह में ये बुंदेला विद्रोह प्रारंभ किया गया था, जो कि बुंदेलखंड का क्षेत्र है, और इसके नेता अगर मैं कहूं तो आंसर होगा मधुकर शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ वन, दैट इज द 1929 में इलाहाबाद में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और पढ़ता हूं मैं। हु अमंग द फॉलोइंग presided over the first all India National Muslim Conference at Allahabad in 1929। तो फ्रेंड्स, उस समय जिन्ना साहब अपनी मांगों पे अड़ गए थे, इसलिए राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद साहब ने की थी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। तो यहां पूछ रहा है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण जो हुआ था, विच इन 1946-47 में अंतरिम सरकार की में वल्लभ भाई पटेल निम्नलिखित में से किस विभाग में मंत्री थे। क्वेश्चन ये है, तो इसमें ऑप्शन है रक्षा, रेलवे, गृह और वाणिज्य विभाग। ठीक है, तो कौन सा पोर्टफोलियो इनके पास था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है,
तो आपको मैं लाइन से बता दूं कि गृह जो पहले आंसर बता देता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे 1946-47 में अंतरिम सरकार में वो गृह मंत्री थे, और जब देश में मुख्य चुनाव हुआ 1951-52 में तो वो देश के क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। तो गृह जिला यानी गृह मंत्री थे उस समय। और आपको बात की जाए रक्षा की, तो रक्षा की बलदेव सिंह जी थे, शिक्षा के सी राजगोपालाचारी थे, और वाणिज्य की बात करूं तो जॉन मथाई साहब थे। ठीक है, और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो 2 सितंबर 1946 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो शिवालिक श्रेणी है उसमें कौन सा दर्रा आता है। तो ऑप्शन है माना, खैबर, जोजिला और सिपकिला। तो आपको पता होना चाहिए जो जोजिला दर्रा है, बुर्जिल दर्रा आदि दर्रे कश्मीर में पाए जाते हैं, सिपकिला वो हिमाचल प्रदेश में है। और आप शिवालिक श्रेणी की अगर बात करें तो मैंने अपने वीडियो लेक्चर ज्योग्राफी में बताया है कि जो शिवालिक क्षेत्र वो उत्तराखंड से होकर गुजरता है, और उत्तराखंड में ही माना, लिपुलेख और नीति दर्रा पाए जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर माना नीति दर्रा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नदी और उनकी उद्गम स्थल है उसको जोड़ी बनाना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मेरे ज्योग्राफी लेक्चर में भी आने वाली क्लास में होगा, और जो कि मैंने क्लास में इनको पढ़ाया और एज इट इज क्वेश्चन पढ़ाया है। मेरी क्लास के बच्चे बहुत ही खुश है कि सर जो जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ाया उतने 6 के 6 क्वेश्चन लड़े हैं उस टॉपिक से, मेरे नोट से, तो बहुत ही अच्छी बात है, और आगे आने वाले समय में आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नदी और उनके हिमाओं। ठीक है, ठीक, तो पहला नदी दिया है आपका गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी का आप जानते हैं त्र्यंबकेश्वर है, नासिक जिले से निकलती है। सेकंड है कृष्णा नदी, तो आपको पता होना चाहिए कृष्णा नदी जो है आपके वो कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र से निकलती है। और आपकी कावेरी नदी जो है, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स मैंने आपको गलत जानकारी दे दी है, जो गोदावरी है वो आपका त्र्यंबकेश्वर से निकलेगी, कृष्णा जो है वो आपके महाबलेश्वर से निकलेगी, और जो कावेरी नदी है वो आपके कुर्ग क्षेत्र से निकलेगी कर्नाटक के। और वहीं अगर माही की बात करूं मैं, राजस्थान गुजरात क्षेत्र में जो होकर जो बहती है वो आपकी मेहर झील से बहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। पहला ऑप्शन शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, डिक्रीज द रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। द सेकंड वन इज जन्म एवं विवाह का पंजीकरण, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड मैरिज। एंड द थर्ड वन इज 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना, मतलब कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें तीनों के तीनों है फ्रेंड्स, बिल्कुल जो आपकी जनसंख्या नीति इसमें तीनों को रखा गया है मुख्य बिंदु के रूप में, शिशु मृत्यु दर को भी, जन्म विवाह पंजीकरण को भी, और साथ में निःशुल्क शिक्षा को भी। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है। तो आपको पता होना चाहिए बिहार जो है एक बिहारू राज्य भी है, पिछड़ा हुआ राज्य भी है, और ऑप्शन में पहला ही है बिहार, सेकंड ऑप्शन झारखंड, थर्ड वन इज अरुणाचल प्रदेश, द फोर्थ वन इज जम्मू कश्मीर। तो आपको बता दूं बिहार में 61.8% लोग मात्र साक्षर है, तो सबसे कम प्रतिशत साक्षरता का क्या होगा आंसर इसका, बिहार। और आपको बता दूं सबसे अच्छा प्रतिशत केरल में जो कि 93.91% है। ठीक है, सेकंड में आपका अरुणाचल प्रदेश है जो कि सबसे कम साक्षर जिला है। फर्स्ट वन इज बिहार जहां सबसे कम साक्षरता है, सेकंड वन इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक, और थर्ड में आपका जम्मू कश्मीर है। तो एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड को इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना स्थित है। तो आपको बता दूं 1923 में एम विश्वेश्वरैया जी ने कारखाना स्थापित किया था जो कि भद्रावती में है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है, स्टेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर बोर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका कहने का मतलब है ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह नहीं है। ठीक है, इसके ऑप्शन है रावत भाटा, कलपक्कम, जादूगुड़ा और नरोरा। तो फ्रेंड्स बता दूं रावतपुरा जो कि राजस्थान में, यहां पर भी है आपका बोर्ड। कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था अभी बीच में, वहां भी है। और नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां भी आपका न्यूक्लियर पावर बोर्ड है। परंतु जो जादूगुड़ा है जो कि झारखंड में है फ्रेंड्स, वो आपका न्यूक्लियर बोर्ड नहीं है, जबकि वो यूरेनियम की खदान है। ठीक है, जहां से खनन होता है। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम पॉलिटी की बात करेंगे।
तो पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे पूछा है इस बार और थोड़ा डीपली जाने की कोशिश की एग्जामिनर ने। जनरली व्यापम में थोड़ा डीपली जाता ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं। जस्ट लाइक किस विधेयक या प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से विधानसभा द्वारा पारित होना चाहिए? विच बिल शुड बी पास्ड विद द 2/3 मेजोरिटी बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली? ठीक है, द फर्स्ट ऑप्शन इज विधान परिषद के उत्साधन के लिए, दैट मीन्स द अबॉलिशमेंट। सेकेंड वन इज विधान परिषद के सृजन के प्रस्ताव के लिए, द थर्ड वन इज संविधान संशोधन विधेयक के लिए, और फोर्थ वन इज शासकीय विधेयक के लिए। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स है 169, आर्टिकल 169 में साफ साफ दिया है कि विधान परिषद के एबॉलिशमेंट या फिर उसके क्रिएशन के लिए, दोनों के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत विधान परिषद को पड़ती है। आपको पता होना चाहिए विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, फर्स्ट वन इज विधानसभा एंड सेकंड वन इज विधान परिषद। विधान परिषद उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। तो वर्तमान में भारत के राज्यों में मात्र 7 विधान परिषद है। ठीक है, तो इसके सृजन एवं उसके अबॉलिशमेंट यानी उत्साधन या समाप्ति के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। हम संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है लोगों को, ठीक है, लेकिन जो फोर्थ वन की बात करूं मैं, तो शासकीय विधेयक, तो शासकीय विधेयक को जनरली 50% + 1 अर्थात साधारण बहुमत से भी आप पास कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है मोस्ट प्रोबेबली थर्ड वन होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग एक बार और चेक करेंगे अच्छे से, मैंने चेक किया ही है, फिर भी आप लोग एक बार और चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जब बारी आई थी कि उसको संशोधन करना था संविधान में उसके नाम पर, पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल 2/3 मेजोरिटी से उन्होंने संसद भेजा था उसके नाम को चेंज करने के लिए। ठीक है, लेकिन वही जीएसटी की बात आती है, ठीक है, आधे से अधिक राज्यों ने भेजा है। तो फ्रेंड्स इसको आप एक बार चेक कर लेंगे। बाय द वे मेरा आंसर सी है इसमें। अब व्यापम क्या लेता है, तो फिर तो व्यापम माई बाप है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी इज, यदि एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने पर विधान परिषद को भेजा जाए और इसी बीच विधानसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। ये बेयर एक्ट में मैंने वही बता रहा था आपको, मैंने इसी से पढ़ता हूं मैं, और मैंने इसी से इसका आंसर भी निकाला है। डैम श्योर इसका आंसर बिल्कुल सही है। मैं आपको बताया था आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है विधेयक पर विधान परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है इफ अ बिल इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट मीन्स विधानसभा से पारित कर दिया गया है, ठीक, एंड सेंट टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद में वो आ चुका है। अब सपोज टू बी जो विधानसभा है वो भंग हो गई। आप जानते हैं कि विधान परिषद उच्च सदन है जो कि कभी भंग नहीं होती, ठीक है, उसको समाप्त जरूर किया सकता है परमानेंटली, परंतु भंग नहीं होती वो। ठीक, तो अब क्या होगा? विधानसभा ने पास कर दिया, विधान परिषद में लंबित है और विधानसभा क्या हो गई? भंग हो गई। तो अब क्या वो विधेयक रहेगा या व्यपगत हो जाएगा अर्थात समाप्त हो जाएगा? तो ऑप्शन पहला है इसका, विधेयक पर विधानसभा द्वारा विचार किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन है विधेयक व्यपगत हो जाएगा। द थर्ड वन इज विधान परिषद विधेयक को पारित कर सकती है, एंड डी ऑप्शन इज विधेयक राज्यपाल को संदर्भित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स जब तक किसी भी सदन में, चाहे हम संसद की बात करें चाहे विधानसभा की, विधानमंडल की बात करें, जब तक लंबित है विधेयक तब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल को संदर्भित नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स फोर्थ वन इज रॉन्ग। फर्स्ट वन इज विधेयक पर विधान परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये उतना सही आंसर नहीं हो सकता। हम बात करें थर्ड वन की, सी की, कि विधान परिषद विधेयक को पारित कर सकती है। तो इस बुक में स्पेशली लिखा है आर्टिकल 198(5) में, ठीक है, कि अगर विधानसभा ने विधेयक को पास कर दिया है, ठीक है, और अगर वो विधान परिषद में लंबित है तो जो विधेयक है वो व्यपगत हो जाएगा। तो आर्टिकल 198(5) क्लॉज में इसको दिया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी गलत होता है कि विधान परिषद विधेयक को पारित कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती फ्रेंड्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? विधेयक व्यपगत हो जाएगा। दैट मीन्स द बिल विल बी लैप्स्ड। ओके फाइन, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही है बताना फ्रेंड्स। राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान करता है एवं राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। तो आपको सही बताना है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 85 में ऑल आर डिक्टेड दैट कि राष्ट्रपति सत्र का सत्रावसान भी कर सकता है, सत्र आहूत भी कर सकता है और उसको क्या कर सकता है? भंग भी कर सकता है। तो जो सत्र आहूत है, पहली बार तो जो नया चुनाव होता है, ठीक है, नया बहुमत दल का नेता जब चुन के जाता है तो फर्स्ट बार में वो आपका अभिभाषण देगा और सत्र आहूत भी करता है। ठीक है, और हर साल जब असेंबली लगती है, 3 सेशन होते हैं संसद के,
ठीक है, पहला होता है बजट सेशन, दूसरा मानसून सेशन, ठीक है, तीसरा विंटर सेशन। तो हर जो साल जो पहला सेशन होगा उसमें 17 आउट करेगा। सेकंड वन इज लोकसभा भंग कर सकता है, बिल्कुल सही है, बिकॉज राज्यपाल जो है या फिर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से उसको भंग कर सकता है। थर्ड वन इज राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, तो बिल्कुल सही है, उसका सत्रावसान भी कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति सदन को स्थगित नहीं कर सकता। ये लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है सदन करना, ठीक है। आपने जनरली लोकसभा टीवी देखा होगा और उसमें जनरली ये बोलता है कि लोकसभा 2 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है, तो ये पावर डायरेक्टली लोकसभा स्पीकर अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष को होता है, ठीक। तो ऑप्शन इसका सी होगा, 1, 2, 3 आर राइट। ओके, द नेक्स्ट वन इज 16 अनुच्छेद 12, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें एग्जामिनर ने थोड़ा ट्रिक किया था, अगर कोई भी अगर नहीं भी आता इसका आंसर आपको, तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, ट्रिक करके बना सकते थे। इसको आपको जोड़ी जमाना था। क्वेश्चन ये है कि अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 में निम्नलिखित में से कौन से जो है राज्य की परिभाषा में शामिल किए गए हैं, ठीक है। इन आर्टिकल 12 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन ऑफ स्टेट में अगर मैं बोलूं तो क्या क्या आएगा, तो देखिए भारत सरकार दिया है, संसद दिया है, सर्वोच्च न्यायालय दिया है, राज्य सरकार दिया है, राज्य विधानसभा दिया है और उच्च न्यायालय दिया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो हमको राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इनका संरक्षक कौन होता है, तो इनका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो फ्रेंड्स राज्य की परिभाषा में सर्वोच्च न्यायालय को इसलिए नहीं रखा गया है। ये छोटा सा लॉजिक भी अगर आप लगाते तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, अगर जिनका बना है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना है तो बन सकता था, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा कि इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन होगा डी, यानी भारत सरकार भी है राज्य परिभाषा में, संसद भी है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, राज्य सरकार है, राज्य विधान मंडल भी है, उच्च न्यायालय नहीं है। ऑप्शन होगा डी, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 300A में निम्नलिखित में से क्या प्रावधानित है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था आपका, उसमें बोल दिया गया था कि जो आपका मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है और उसे आर्टिकल 300A में रख दिया गया है, ठीक है। 44 संविधान संशोधन में ये सब चीज किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है सुन लीजिए, व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होगा, तो बिल्कुल नहीं है। व्यक्ति को व्यवसाय का अधिकार होगा, बिल्कुल नहीं। व्यक्ति को संपत्ति के अर्जन का अधिकार होगा, बिल्कुल नहीं। किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से सुरक्षित उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल फ्रेंड्स। 300A में ये प्रावधान किया गया है। एक्चुअली जो व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होगा पहले आर्टिकल 31 वगैरह में था, ठीक है, जिसको हटा दिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 में है, ठीक। इंग्लिश में बोल देता हूं मैं से, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड टू हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये सही ऑप्शन है इसका, ये आर्टिकल 300A में डिक्टेड है, ठीक। द नेक्स्ट वन इज, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ष 2017 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके फ्रेंड्स, वर्ष 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्रय शक्ति समता, दैट मीन्स द परचेस पावर पैरिटी, ठीक है, परचेस पावर पैरिटी। तो ये बोल रहा है कि परचेस पावर पैरिटी के बेस में भारत का कौन सा स्थान था इकोनॉमिक में, भारत की इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व में कौन सा नंबर था, तो उसका आंसर फ्रेंड्स थर्ड आएगा, ठीक है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, लेकिन परचेस पावर पैरिटी में, यानी परचेस पावर पैरिटी जब आपकी इकोनॉमी की क्लास होगी, वीडियो लेक्चर, तो उसमें बताया जाएगा। द परचेस पावर पैरिटी इज कि आप, यानी एक देश जहां पर उसकी जनसंख्या रहती है उसकी क्रय क्षमता कितनी है, यही आपकी क्या कहलाती है, क्रय शक्ति क्षमता, दैट मीन्स परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक। लोगों में क्रय करने की क्षमता कितनी किसी देश में, वही उसकी परचेस पावर पैरिटी कहलाती है। इस नाम पे वो कौन से स्थान पे, थर्ड वन पे, ठीक। नेक्स्ट वन इज, भारत में वर्ष 17-18 के चतुर्थ त्रैमासिक के लिए स्थिर कीमतों पे क्या आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है, तो आंसर इसका होगा 7.7%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्थिर कीमतों पे फ्रेंड्स आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के, क्योंकि मार्केट वैल्यू भी होती है, ठीक है, और कांस्टेंट प्राइस, ये दोनों पर क्या होता है, बाजार मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों पे गणना की जाती है। और आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पूछ रहा है अनुमानित कितना है, ठीक है, एस्टिमेटेड पूछ रहा है, एक्चुअल नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो कई लोग हड़बड़ी में गलत क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते, गलत टिक लगा लेते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन है, ठीक है, इसको फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन है इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि
नेक्स्ट क्वेश्चन वो इकोनॉमिक्स का फ्रेंड्स। तो इकोनॉमिक्स के डेटाज में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ो इसमें इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है, इसलिए मैं भी ध्यान नहीं देने की सलाह नहीं देता हूं। बिल्कुल इसमें ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, बनता है ठीक है, नॉर्मली करंट अफेयर्स को पढ़िए, उससे क्वेश्चन बनाइए। आप स्टैटिक पोर्शन दैट मींस इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक को सा कॉन्सेप्चुअल और थ्योरी पोर्शन विद द ज्योग्राफी, ये ऑल सब्जेक्ट्स पे आप ज्यादा से ज्यादा, लाइक इन्वायरमेंट ऑल्सो, क्योंकि अभी 6 ज्योग्राफी के और 6 इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि करंट क्वेश्चन है। भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू की गई? तो आपको सबको पता है, मई 2016 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा मैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वह रोग जो वर्तमान में सर्वाधिक संख्या में लोगों का मृत्यु का कारण है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें ये नहीं बोला है इसने कि भारत में या विश्व में, तो हम विश्व में ही लेंगे अगर इसने पूछा है तो WHO के अनुसार वह रोग जो वर्तमान में सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु का कारण है, तो आंसर होगा आपका तपेदिक, दैट इज कॉल्ड द ट्यूबरक्लोसिस ऑल्सो। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन दिया गया था, सुमेलित नहीं है पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज विद्युत का सर्वोत्तम चालक, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर, दैट इज राइट। द सेकंड वन इज मोस्ट एबंडेंट मेटल आयरन, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। द थर्ड वन इज मोस्ट मेलिएबल मेटल, सर्वाधिक आघात वर्ध धातु, तो बिल्कुल सही है, सोना है। और डी ऑप्शन लाइटेस्ट मेटल, दैट मीन सबसे हल्की धातु लिथियम, बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स सेकंड वाला मैंने बोला था कि कंफ्यूजन है इसमें, दैट मीन सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लौह नहीं है, वो सिलिकॉन है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछा है, इजीली बन रहे हैं सबसे, साइंस पर बहुत इजी पूछा है। ठीक है, आपको जोड़ी मिलाना है, वाष्पन। ठीक है, आपको किस गैस किस स्टेट से किस स्टेट में चेंज होता है आपको ये बताना है। ठीक है, इवोपरेशन। ठीक है, तो आपका ये आंसर होगा इवोपरेशन, दैट मींस लिक्विड से गैस। ठीक है, और आपका बी होगा ऊर्ध्वपातन, दैट मींस द सब्लिमेशन, ये आपका होता है ठोस से गैस, दैट मींस सॉलिड टू गैस। द थर्ड वन इज हीमन, दैट इज फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का है आपका द्रव से ठोस, दैट मींस लिक्विड टू सॉलिड। एंड द फोर्थ वन इज गलन, मेल्टिंग, मेल्टिंग आपको पता है मेल्टिंग किससे होता है, ठोस से द्रव। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड। द फिफ्थ वन लास्ट वन इज संघनन, दैट इज द कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन फ्रेंड गैस से द्रव में होता है। हम जनरली 10 के प्रैक्टिकल से पढ़ते थे कि हमने गर्म किया, इधर से आई गैस, और वो गैस क्या संघनन का फर्नेस लगाते थे, एक फ्लास्क लगाते थे, और संघनन में क्या होता था, वो गर्म जो गैस थी वो ठंडी जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती थी। तो ये आपका ऑप्शन इसका ए होगा फ्रेंड्स। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एज पर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दैट इज इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अवरक्त, पराबैंगनी, रेडियो और रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी होगा, मतलब सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है, ठीक है, घटते क्रम में लिखना है अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो सबसे ज्यादा पराबैंगनी की होती है, फिर अवरक्त, दैट मींस द इंफ्रारेड, फोर्थ द नेक्स्ट वन इज सूक्ष्म तरंग, दैट मींस द माइक्रोवेव, एंड द थर्ड वन इज लास्ट वन इज थर्ड रेडियो तरंग। तो सबसे ज्यादा जो आपके चुंबकीय विकिरण है, उस सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो पराबैंगनी में होगी, दैट मींस अल्ट्रावायलेट, देन अवरक्त, दैट मींस द इंफ्रारेड, देन द माइक्रोवेव, देन द रेडियो वेव। ठीक है, इसको मैंने एक गायब हमारे करके एक शॉर्ट फॉर्म होता है उससे याद किया था। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म्स अगर आपको याद होए। जनरली मैं ट्रिक्स पे भरोसा नहीं करता, मुझे कनेक्ट हो जाए चीजें, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा उसे याद करूं, रटू ना समझू। ठीक है, तो एक दो ट्रिक्स आप बना सकते हो, पर बहुत सारे ट्रिक्स आपके काम एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड पुरानी एग्जाम्स में। यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम सल्फेट, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सलेट। और आपको बता दूं टमाटर में भी ऑक्सलेट होता है भाई। ठीक है, तो इसलिए जनरली लोग टमाटर अवॉइड भी करते हैं। ठीक है, ये वही पथरी है। ठीक है, स्टोन जो छोटा सा होता है, कभी आपने देखा होगा अगर घर परिवार में किसी को हुआ होगा तो। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से प्रयुक्त प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर मुद्रित रहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंटेड ऑन ए कॉमनली यूज फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। तो जनरली आप लोगों ने अगर घरों में ट्यूबलाइट वगैरह लगाया होगा, मम्मी की डांट के बाद कि चलो लगा दो, इलेक्ट्रिशियन आज नहीं आया है,
तो उन्होंने तो ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट किया होगा, जस्ट लाइक मी, कि 6500 केल्विन होता है उसको, ठीक है, के लिखा रहता है, 6500 के इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स अब हम फिर से हिस्ट्री में आ रहे हैं। तो इससे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो सीधा इसका आंसर बोल देता हूं मैं, बृहदारण्यक और छांदोग्य। इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषदास द थ्योरी ऑफ रीबर्थ हैज बीन प्रोपोंडेड? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी जोड़ी जमाना है फ्रेंड्स। तो जोड़ी जमाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये किसी भी बुक में इजीली मिल जाएगा आपको। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य, ये किस वाद या किस विचारधारा से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा रामानुजाचार्य जी विशिष्ट द्वैतवाद से, और माधवाचार्य जी द्वैतवाद से, निम्बकाचार्य जी आपके द्वैतवाद से, और आपके वल्लभाचार्य जी शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित है। इसका आंसर होगा बी। फाइन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस कला शैली में यक्षिणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारी मूर्तियों को उकेरा गया था? इसका फ्रेंड्स आंसर होगा इसका आंसर होगा मथुरा शैली। इसमें कई लोगों ने अमरावती शैली लगाया है, क्योंकि यक्ष यक्षिणी की जब भी हम बात करते हैं तो हमको अजंता एलोरा की गुफा भी याद आती है, और साउथ में यक्ष यक्षिणियों का बहुत प्रभाव भी मिलता है, इसलिए अमरावती शैली ने लगाया। बहुत लोगों ने लगाया इसका आंसर, मेरे को बहुत लोग से कंसल्ट किया था मैंने, परंतु इसका मुख्य आंसर जो होगा वो मथुरा शैली होगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित हुआ? ड्यूरिंग द, फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि मुगल एम्परर ऐसा कौन सा था जिसके समय यूरोपियन इन्फ्लुएंस वाज मैनिफेस्टेड इन द इंडियन पेंटिंग? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव जो है वो अकबर के समय स्टार्ट हो रहा था मतलब, लेकिन अगर अपन पूर्ण प्रभाव से देखें तो वो जहांगीर का काल था जो भारतीय कला पे यूरोपीय प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर अब ये व्यापम पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑप्शन में अकबर और जहांगीर दोनों है, तो मैं तो बोलता हूं जहांगीर ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब व्यापम है, माई बाप है, अब वो आंसर उसका वही जाने वो कहां से लेता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कल्याण की राज तरंगिणी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस लेखक ने एक अन्य राज तरंगिणी की रचना की? तो इसका आंसर है जोन राज जी, जो कि उसी क्षेत्र के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जालंधर के बयाजिद अंसारी ने सूफीवाद के निम्नलिखित में से किस पंथ की स्थापना की? तो बता दूं आपको, जो रोशनिया सूफीवाद था, ये सर्वाधिक पंजाब और जालंधर क्षेत्र में फैला था, जिसकी शुरुआत बयाजिद अंसारी साहब ने की थी। तो आंसर क्या होगा? रोशनिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2018 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? आप सबको पता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है अभी का, भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक। दैट मीन्स ए और बी दोनों होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां होने वाला है? ठीक है, तो जर्मनी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में हब्बल क्या है? बहुत फेमस क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। हब्बल टेलीस्कोप है जो कि अमेरिका का है, ऊपर लगाया गया है स्पेस पे। अब ये पुराना हो चुका है, अब तो बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप आ चुके हैं जो कि चाइना के पास है अभी सर्वाधिक पावरफुल, परंतु इसका आंसर होगा दूरबीन, दैट मीन्स अ टेलीस्कोप। द 40th क्वेश्चन इज, 11th विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश पे किया जाएगा? मॉरिशस में किया जाएगा। ठीक है, फिर से स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स में। गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड और ग्लव अवार्ड और प्लेयर अवार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, हाँ इसकी बात करना चाहूंगा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2018 की सूची में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, इंडियन क्रिकेट की वॉल है ये। ठीक है, मिस्टर राहुल द्रविड़ सर, जो कि अंडर 19 क्रिकेट के कैप्टन भी थे अभी, जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गलत कथन को पहचानिए। द फर्स्ट वन इज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत क्षय के लिए उत्तरदायी है। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। सीएफसी जो होता है, जो कि एसी वगैरह चलाने और जो फ्रीजर वगैरह चलाते हैं, उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होता है, और ये ऑक्सीजन से मिलकर उसको नवजात ऑक्सीजन में तोड़ देता है, और जो O2 है वो किसे क्लोरीन से क्रिया कर जाती है। ठीक है, जिससे ओजोन परत का क्षय हो जाता है। द सेकेंड ऑप्शन इज, हरित ग्रह प्रभाव, दैट मीन्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो बहुत सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। द थर्ड वन इज, ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक अवरक्त विकिरण को पहुंचने नहीं देता। फ्रेंड्स ये सबसे गलत कथन है, क्योंकि अवरक्त दैट मीन्स इंफ्रारेड वेव्स, जबकि हमने पढ़ा है कि ओजोन वेव्स जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेस को रोकती है, ना कि इंफ्रारेड को। तो ऑप्शन इसका यही होगा,
और डी ऑप्शन भी सुन लीजिए, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड है, बिल्कुल सही है, इसका मुख्य कारण तो सल्फर के ऑक्साइड ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायुमंडल से ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित का सही घटनाक्रम चुनिए, है ना, ठीक है। तो घटनाक्रम क्या होगा फ्रेंड्स, घटनाक्रम होगा, यानी ये पूछना चाह रहा है चूज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो वी नो दैट द फर्स्ट वन इज द ट्रोपोस्फियर, देन द स्ट्रेटोस्फियर, देन द मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर। द थर्मोस्फियर इज ऑल्सो कॉल्ड आयनोस्फियर। ओके, ये याद रखिएगा, किसी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये पॉलीमर वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टेरेलिन इसका आंसर होगा। फ्लाई ऐश का आंसर कि मुख्य प्रदूषक फ्लाई ऐश को उत्पन्न करता है, तो ऐसा कौन सा उद्योग है जो कि सर्वाधिक फ्लाई ऐश को उत्पन्न करता है, ठीक है। द मेन पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस बाय फ्लाई ऐश का पूछ रहा है, तो उसका आंसर होगा थर्मल पावर प्लांट, दैट मीन्स थर्मल, है ना, यानी आपके जो कोयला है, कोयले से हम लोग जो बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, उसका आंसर होगा। अम्ल वर्षा, एसिड रेन का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो आंसर होगा उसका 3.5 to 5.6, ठीक है। संसद द्वारा भारत का जैव विविधता एक्ट पारित किया गया था, इसका आंसर फ्रेंड वर्ष 2002 होगा। और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम पार्ट 2 में आ चुके हैं, तो अब छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चंस हैं। इस राज्य में रतनपुरी के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयश्री को पराजित किया तथा उसके राज्य पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन है रत्नदेव द्वितीय, जाजल द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय और रत्नदेव तृतीय। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जाजल देव द्वितीय ऐसे राजा थे जिन्होंने त्रिपुरी की अधिसत्ता को मानने से इंकार कर दिया था और साथ ही वहां के शासक जयश्री को हराया था जिसने उनके राज्य पे आक्रमण किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो आपको पता होना चाहिए जो समिति थी वो 1937 में बनी थी, लेकिन कॉलेज 1938 में स्थापित किया गया था। सबसे फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का जो हर क्वेश्चन में आता है, जंगल सत्याग्रह कहां हुए 1930 में और उनके विद्रोह करने वाले नेता कौन थे, तो आपको जोड़ी मिलाव दिया है, तो आपको पता होना चाहिए रुद्रनवा गांव जो है वहां पर नारायण राव मेघावाले थे, तमोरा जो कि महासमुंद में है, यति यतन लाल जैन थे, मोहबना जो कि आज वर्तमान में बालोद क्षेत्र में है उसके थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी, और पौंडी में जो कि सीपत बिलासपुर के पास में है वो थे रामाधर दुबे जी, ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपकी जो 9 अगस्त 1942 सभी महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी के बाद किस बंदे ने रायपुर में जो आपकी जुलूस और सभा हुई थी उसका नेतृत्व किया था, तो इसके ऑप्शन है खूबचंद बघेल, रामकृष्ण ठाकुर, त्रेतानाथ तिवारी, रणवीर सिंह शास्त्री। तो फ्रेंड्स बता दूं इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उपकार बुक में अच्छे से डिक्टेट है, वहां पे स्पेशली वहां पे डिक्टेट किया गया है कि 9 अगस्त का जो जुलूस और जो सभा थी उसका नेतृत्व किया था आपके त्रेतानाथ तिवारी ने और 10 अगस्त को किया था रणवीर सिंह शास्त्री ने। तो यहां पर 9 अगस्त पूछा चुकी, इसलिए इसका आंसर त्रेतानाथ तिवारी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इस तांबड़ा घूमर जलप्रपात मयूरा स्थित है, इसका आंसर फ्रेंड्स विंता घाटी होगा। कर्क रेखा कहां से गुजरती है, तो सूरजपुर जिला इसका आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या की वृद्धि दर क्या रही, यानी 10 साल में वृद्धि दर जनसंख्या में क्या, ये पूछना चाह रहा है, आंसर होगा 22.59%, ठीक है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि कांगेर घाटी है भैंसा दर्रा एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। वैसे तो कोटमी सोना जांजगीर चांपा में भी है लेकिन उसको बनाया गया है, ठीक है, वहां भी पाए जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करें नैसर्गिक अभ्यारण्य पूछ रहा है तो भैंसा दर्रा उसका आंसर होगा। सुमेलित कीजिए अगेन, बंशीधर पांडे साहब ने हीरू की कहानी लिखा है, प्यारेलाल गुप्त साहब ने प्यारेलाल गुप्त साहब ने प्राचीन छत्तीसगढ़, अमृतलाल दुबे जी ने तुलसी के बिरवा और श्यामलाल चतुर्वेदी ने परला भर लाई लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, इस राज्य के निम्न में से कौन से संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली से संबंधित थे तथा जो 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संगीत समिति के अध्यक्ष थे, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पंडित पचकोर प्रसाद पांडे में भी, आप लोग एक बार और चेक कर लीजिएगा, मैं आंसर बिल्कुल यही होना चाहिए वैसे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशेष रूप से दिवाली के अवसर पर पूर्णतः महिला और बालिका द्वारा किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सुवा ऐसा नृत्य है जिसमें गाना भी गाते हैं, सुवा नाचे ना, ठीक है, उसमें एक टोकरी होती है, धान रखा होता है और 2 ठोक सुवा होते हैं, छत्तीसगढ़ी में तोता को सुवा कहते हैं, ठीक है।
तो बहुत ही अच्छा त्योहार है, हर्षोल्लास से मनाया जाता है दिवाली के समय में। फ्रेंड्स एक जनौला पूछा है, उसका बताइए मतलब बताइए। तो पूंछीले पानी पिए मुड़ी हल लिया है, पूंछीले पानी पिए मुड़ी हल लिया है। आपने दीपक देखा होगा, वो तेल को सोखता है और आगे दीपक जलते रहता है। तो पूंछीले पानी पिए मुड़ी हल लिया है, वो आग की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स निम्नलिखित में से राज्य की अति पिछड़ी जनजाति, तो आपको पता होना चाहिए कमार, बिरहोर, बैगा आदि जो क्षेत्र आदि जो है पहाड़ी कोरवा, ठीक है, इनको विशेष पिछड़ी 5 जनजाति जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, यहां पर दिया ऑप्शन परजा जो कि नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन जोड़ी जमाओ। पारिंग धन विवाह वधु मूल्य अदा करना होता है, अरु तो विधवा विवाह होता है, लमसेना सेवा विवाह होता है और गुरावट विनिमय विवाह होता है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा छत्तीसगढ़ के लेक्चर्स में, ठीक है। फिर भी थोड़ा बता दूं कि पारिंग धन होता है, क्रय विवाह भी बोलते हैं इसे, यानी हम शादी जब करने जाते हैं तो दुल्हन के घर वालों को पैसा दिया जाता है, वधु मूल्य अदा किया जाता है। अरु तो विवाह विधवा विवाह है, ठीक है, जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसकी जब शादी की जाती है उसे अरुतो विवाह कहते हैं। और लमसेना विवाह जो वधु मूल्य चुकाने के लायक नहीं होता, वो लड़की के घर जाकर सेवा करता है, ठीक है, इसे सेवा विवाह इसलिए कहा जाता है। और जब लड़की का घर वाले या लड़की का पिता जब खुश हो जाता है तो उनकी शादी करा दी जाती है, जनरली हो जाता है ऐसा। गुरावट विवाह यानी विनिमय विवाह है, यानी जो वर पक्ष और वधु पक्ष है, तो वर पक्ष के लिए अगर उसका भाई है तो यानी दोनों के एक्सचेंज होगी, भाई बहनों की एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। बड़ा शॉर्ट में करना है अपने को। सरूल इस राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति का त्योहार है? तो फ्रेंड्स आपको पता है, उराव बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। इस राज्य में निम्नलिखित किस क्षेत्र में धातु कला के निर्माण के लिए जनजातियों द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है? फ्रेंड्स का आंसर बस्तर होगा। अब फिर से फ्रेंड्स कुछ छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक क्वेश्चन है, फैक्ट डेटा आपको बिल्कुल उतना पढ़ना तो नहीं चाहिए फिर भी, क्योंकि मैक्सिमम इनपुट है और आउटपुट बहुत ही लेस है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस है जो सही कर सकते हो, जैसे कि आरक्षित वन का क्षेत्रफल पूछा है जो कि 43.13% होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब से लागू की गई? तो इसका आंसर 2016 होगा। फिर से अगेन छत्तीसगढ़ के पॉलिटी का क्वेश्चन है कि मुख्य सचिव के विषय में सही क्या है? सही क्या है बताना है फ्रेंड्स। वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है, करेक्ट है। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो वहां पर एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है मुख्य सचिव जो कि बैठा रहता है, ठीक है। और क्योंकि उसको सभी प्लानिंग जो भी योजना चल रही है उसकी रिपोर्ट ऑन द स्पॉट देनी पड़ती है, तो मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार भी है, मंत्रिमंडल का सचिव भी है। नेक्स्ट सभी सचिवों का मुखिया होता है, बिल्कुल सही बात है। और समस्त लोक सेवकों का मुखिया होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1, 2, 3, 4 चारों के चारों सही है। राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है? ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा जान के मेरे को बड़ा दुख हुआ, कुछ ऐसे वीडियोज भी बनाए गए हैं यूट्यूब में, मैंने देखा, मेरे एक फ्रेंड बताया कि भाई उसका आंसर लेगा संसदीय व्यवस्था। तो कई लोगों को यही नहीं पता कि संघात्मक और संसदीय में अंतर क्या होता है। फ्रेंड्स ने पूछा राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है? तो आंसर होगा संघात्मक व्यवस्था, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में ही राज्यों को अधिकतम पावर और केंद्र को कम पावर रखा जाता है, ठीक है। यह राज्यों का संघ होता है संघात्मक व्यवस्था में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद से निलंबित हो जाए, इस्तीफा नहीं देगा फ्रेंड्स, वो अपने पद से निलंबित हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? तो ऑप्शन है इसका, सीधा मैं सही आंसर बोलूंगा, तो जिला पंचायत स्थापना अध्यक्ष का चुनाव करेगी, ठीक है। उसका जो उपाध्यक्ष है वो भी उसके जगह पे नहीं आएगा, न ही उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा और न ही सीओ जो है वो अध्यक्ष कार्य करेगा। इसका आंसर होगा जो जिला पंचायत है वो स्थानापन्न यानी जो सीट खाली हुई है उस अध्यक्ष का सीधा चुनाव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, सरपंच किसके समक्ष इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है? तो इसका एक आंसर है फ्रेंड्स कलेक्टर, क्योंकि अंतिम जो निर्णय होता है पंचायत संबंधित वो कलेक्टर के हाथ में ही होता है। अगर इतना पता भी होगा आपको तो आराम से इसको लगाया होगा आपने क्लिक, कलेक्टर के समक्ष अपनी वैधता को चुनौती देगा वो। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सेवा उद्योगी परियोजना लागत की ऋण सीमा क्या है? तो फ्रेंड्स उसका आंसर 2 लाख है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर वही छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक डेटाज है, इसको पढ़ने का उतना मतलब भी नहीं है। मैं फ्रेंड्स अभी फिर से बोल रहा हूं, ज्यादा मेहनत इसमें मत करना, क्योंकि आप जितना आउटपुट इनपुट दोगे उतना आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये आपके लिए टफ नहीं है, सबके लिए टफ है, इसलिए छोड़ दीजिए और दूसरे पोर्शन जो आपको स्ट्रांग है उसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजना शामिल की गई है? तो इसमें कुछ कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, पुरानी योजनाओं और नई योजनाओं को लेकर, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस राज्य के उच्च न्यायालय में फैमिली कोर्ट के जज निम्नलिखित में कौन है? उसका आंसर होगा श्रीमती विमला सिंह कपूर।
अंत्योदय एक्सप्रेस इस राज्य के दुर्ग से प्रारंभ होकर किस शहर तक जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, ये दुर्ग से होकर फिरोजपुर जाती है। ठीक है, कई लोग ने हजरत निजामुद्दीन भी लगाया है, कंफ्यूजन है, पर इसका आंसर फिरोजपुर होगा। ठीक है, इस राज्य का अलंकरण पुरस्कार डॉक्टर खूबचंद बघेल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, ये कृषि क्षेत्र से। इस राज्य की किस विभूति को पद्म भूषण से, फ्रेंड्स पद्म भूषण की बात कर रहा है, न कि विभूषण की, पद्म भूषण की सम्मान तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे मात्र 3 लोग हैं, पहला हबीब तनवीर जी, दूसरा सत्य दुबे जी और तीसरा तीजन बाई। तो उपयुक्त सभी जो है सम्मानित किए गए हैं। आंसर होगा डी। कंप्यूटर क्वेश्चंस फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर क्वेश्चंस मैं नहीं लेना चाहूंगा, मैं जीएस की बात बस करूंगा। सामान्य योग्यता परीक्षा है, जो मैथ्स का भी क्वेश्चन है बहुत ईजी आए थे। ठीक है, एक चीज बताना चाहूंगा, मैथ्स में जो चार्ट वाला क्वेश्चन है उसमें आंसर 425 आ रहा है स्टार्टिंग का, जो कि डिक्टेट नहीं है उसमें, इसलिए पता नहीं वो क्या करता है व्यापम। मैं लेना चाहूंगा हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस को। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चंस को तो छोड़ रहा हूं मैं हिंदी छत्तीसगढ़ी में आता हूं। भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है? तो इसका आंसर होगा संस्कृत की भाष धातु से। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने मुख्य भेद होते हैं? तो वो होते हैं फ्रेंड्स 2। उद्धार का सही संधि विच्छेद होगा उत धन आर, त में हलंत लगेगा फ्रेंड। और मोती शब्द, इसका आंसर होगा पुल्लिंग। चांदी, ठीक है, चांदी वाली थाली या किस कारक का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स चांदी वाली थाली मतलब चांदी की थाली। और संबंध क्या होता है? का, के, की, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए संबंध से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का, के, की, और अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो संबंध क्या आ रहा है? का, के, की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कोई नया काम नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो बिल्कुल ये निश्चयवाचक सर्वनाम होना चाहिए, इसमें निश्चितता दिख रही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है? फ्रेंड्स वो हाटक, हिरण्य, जात रूप, ये तीनों पर्यायवाची है, जबकि पन्नग जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए हम वादी शब्द प्रयोग करते हैं, जबकि प्रतिवादी उसका अपोजिशन वाला होता है। ठीक है, और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कागज काला करना का मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो आपको पता होना चाहिए बिना मतलब कुछ लिखना ही क्या होता है? कागज काला करना। ठीक है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, फ्रेंड्स ये कहावत है जिसका अर्थ होता है कि परिश्रम का फल मिलना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है, बैगानी है, बिंझवारी है, सदरी है। तो लोंधाती जो है वो नहीं है, वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र की भाषा है। सेकंड क्वेश्चन एक और आता हूं, छत्तीसगढ़ी शब्द पलान, एक्चुअली फ्रेंड्स को हम लोग जनरल भाषा में जो अपने गांव क्षेत्र में पलानी बोलते हैं। ठीक है, इस किसका अर्थ प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन है सिंचित क्षेत्र भूमि, पालथी लगाकर बैठना, दीवार के बचाव के लिए छोटा छप्पर, अरहर की डंठल से बनी छत। तो फ्रेंड्स हम लोग पलानी जो है वो दीवार के बचाव के लिए जो छप्पर हम डालते हैं छोटा सा, उसी को बोलते हैं पलान, यहाँ पर दिया हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूर्ण सकर्मक वाक्य कौन सा है? तो आंसर इसका यही होगा, रामू अपन ददाला 4 ठन रुपया दीस। कतक रुपया दीस? 4 ठन रुपया दीस। ठीक है, द फ्रेंड अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा है, इसमें से कौन सा है? तो आपको बता चुका हूं मैं, अधिकरण दैट मीन्स में पर। तो देखिए आप खुद सोचिए, भत खाऊआ यानी भात खाने वाला, भात को खाने वाला, बिल्कुल नहीं होगा। वन मानुस, वन में रहने वाला, बिल्कुल ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से किस शब्द के साथ उसका गलत अर्थ लिखा हुआ है? तो भलुक बल्कि, छत्तीसगढ़ी शब्द भलुक बल्कि बिल्कुल सही है। सन समान बिल्कुल सही है। चिटिक थोड़ा बिल्कुल सही है। लटपट बिल्कुल नहीं होगा, लटपट यानी लेट काम करना। ठीक है, इसका अर्थ यहां पर दिया सचमुच, जो कि गलत होगा। ठीक है, लटपट मतलब होता है कि देरी से काम करना, आलसी, कामचोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देशज उपसर्ग सही छत्तीसगढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो जबर पथरा इसका आंसर होगा। अचरा मारना, इसमें फ्रेंड्स कुछ कंफ्यूजन है, वैसे टोटा मारना, टोटा करना हो सकता है इसका आंसर, या फिर वात्सल्य भाव भी हो सकता है। ठीक है, मूड़ी गड़ियाना का मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना, और साथ में अलार दे दुलार दे लेके कचार दे। तो दाई माना कैसे करते हैं? अलार दे दुलार दे के कचार दे, यानी आपके दीवार में क्या करती है दाई? थोप देती है, छेना। ठीक है, तो छेना इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हमने बात की लेबर इंस्पेक्टर की, मैं आशा करता हूं इसका आपका बहुत सारा क्वेश्चन सही होगा। कट ऑफ की कयास लगाना बंद कीजिए, अब जो पेपर हो गया सो हो गया, आगे एग्जाम की तैयारी कीजिए। और हमने पटवारी की न्यू बैचेस स्टार्ट की है 25 अगस्त से, आप लोग आइए छत्तीसगढ़ IAS अकेडमी। ठीक है, और CGPSC ज्ञान के लगातार वीडियो देखते रहिए। जैसे कि एनालिसिस मैंने किया, मैंने बताया आपको मेरे ज्योग्राफी की वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चन आए, और अभी जस्ट सेकंड लास्ट वीडियो जो मैंने ज्योग्राफी का
उसमें पुट किया था 6 ज्ञान में, उसमें से 2 क्वेश्चन उठ के सीधा सीधा आए इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आ रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब कुछ तो बात है। आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए और कंटिन्यूटी ही आपको सफलता दिलाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेहनत इतनी शांति से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे इसी तरह अन्यत्र एग्जामों के लिए भी, और हमारे लगातार वीडियोस तो चल रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए।